बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में किया रोड शो, संतों का लिया आशीर्वाद, पार्टी प्रत्याशी के लिए मांगा समर्थन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और थत्यूड़ में की रैली, लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए मांगा समर्थन, कहा प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून किया लागू। गढ़वाल की 3 सीटों पर प्रचार गरमाने आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 12 अप्रैल को ऋषिकेश में हो सकती है रैली। मुख्यमंत्री योगी 11 अप्रैल को श्रीनगर, किच्छा और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र किया जारी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का किया वादा। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा बोले, जनता को कांग्रेस घोषणा से काफी उम्मीद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधानसभा में घर घर जाकर वोट मांगे। साथ ही कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग से रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया। कोटद्वार पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के साथ कोटद्वार में बद्रीनाथ मार्ग, झंडा चौक, कौड़िया तक रोड शो करते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही गणेश गोदियाल ने सने भाबर के लालपानी, विशनपुर जैसी कई जगह में विशाल जनसभा भी की। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन के बाद पहली बार कोटद्वार आया हूं। कोटद्वार की सम्मानित जनता को, हमारे समस्त कोटद्वार के भाइयों को, बहनों को, हमारे तमाम मतदाताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज कोटद्वार पहुंचने के बाद जिस प्रकार से तमाम हमारे भाइयों ने और बहनों ने जो ये स्वागत किया, मैं अभिभूत हूं इस बात से। और आदरणीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी और हमारी मेयर साहिबा, हम सब लोग अभिभूत हैं कि कोटद्वार की जनता का इस रूप में आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों का देवभूमि में धुआंधार प्रचार जारी है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार गरमाने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आर्य नगर चौक से ऋषिकुल तक भव्य रोड शो किया। रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान जेपी नड्डा ने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में विशाल रोड शो कर लोगों से वोट की अपील की। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सवारी भरने को लेकर टैक्सी यूनियन और देहरादून के वाहन चालक के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद टैक्सी यूनियन के लोगों ने वाहन चालक के घर में घुसकर वाहन चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक के परिजनों ने कोतवाली पर इसकी शिकायत दी। टैक्सी यूनियन ज्ञानसू के कुछ लोगों ने उत्तरकाशी सब्जी मंडी स्थित घर में घुसकर उन पर हमला और मारपीट की। पीड़ित की तहरीर के आधार पर उत्तरकाशी पुलिस ने टैक्सी यूनियन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं मामले की जांच भी की जा रही है। और रात को 10:30 बजे के करीब जो है 4 लोग आए और उन्होंने मेरा दरवाज़ा हिलाया जोर से, तो तब तक मैं उठा तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए थे वो, और अंदर घुसे, अंदर जाके उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मेरे से 35,300 रुपये लूट के ले गए और मेरी तो जान मुश्किल से बची। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे गले में तार डाल के मारने की गला घोटने की कोशिश की है। वाणी विहार देहरादून निवासी प्रदीप चौधरी, जिन्हें कोतवाली उत्तरकाशी में आके एक तहरीर दी गई थी कि उनके साथ उनके घर में घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की गई है और मारपीट काफ़ी की गई है। तो उस पे जो है भारतीय दंड संहिता की जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो है डॉक्टरों के बयान लिए जा रहे हैं और मेडिकल लिया जा रहा है।
तो इसमें जो है दोषियों के खिलाफ, जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं। वे रोज जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने टेहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में जनसभा कर माला राज्यलक्ष्मी शाह को जिताने की अपील की। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश को तेजी से आगे ले जाने का काम कर रही है। उत्तराखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सबको पता है उत्तराखंड में अनेकों काम, चुनौतीपूर्ण काम हमने किए हैं और पिछले, अगर मैं 2-3 महीनों की बात करूं तो पूरे राज्य के लिए हमने और देहरादून के लिए 1000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ साथ यहां देहरादून में जब इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुआ था, उस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी हमारे सामने एक मौका था जहां 3,54,000 करोड़ के एमओयू हमने निवेशकों के साथ करार किए। उसमें से 81,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। भाइयों बहनों, आज तेजी से हमारा देहरादून भी बदला है। स्वच्छ दून की जो अवधारणा है, क्लीन दून की जो अवधारणा है, उसको भी हम साकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास के साथ ही हमने राज्य के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमने चुनाव से पहले कहा था कि हम उत्तराखंड में नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि आप सबके सामने कहते हुए कि हमने जो वायदा आपसे किया था वो वायदा पूरा हो गया है। जोशीमठ में बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत परसारी बूथ समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए मंथन किया। बैठक में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय कपरवान, एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गुड्डू पुरी, बूथ अध्यक्ष लक्ष्मण रावत मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े में संतों का आशीर्वाद लिया और उसके बाद आर्य नगर से लेकर ऋषिकुल तक आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। जेपी नड्डा ने संतों से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों के आशीर्वाद से देश को आगे ले जाने का काम किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि सनातनी ताकत को कलानगट करने वाले राजनेताओं को संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जेपी नड्डा ने देश के विकास के लिए लड़ी जा रही राजनीतिक लड़ाई में संतों का आशीर्वाद मांगा। संतों ने भी जेपी नड्डा को अपना आशीर्वाद देते हुए मंच से हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे के साथ इस बार 400 पार का नारा लगाया। संतों ने कहा कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार केंद्र में बनेगी। प्रधानमंत्री मंदिरों से, मठों से दूर रहा करते थे और मोदी जी के नेतृत्व में यह भी दौर हमने देखा कि कठोर सात्विक अनुष्ठान के 11 दिन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। यह भी हम लोगों ने देखा। आपके संस्कृति में क्या है? तो हमारे सात्विकता से और संस्कृति से दूर रहने वाले उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं। उस समय सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहां व्यवस्था है। और चोल राजवंश से, चोल डायनेस्टी से उन्होंने वहां के पुजारियों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर हवाई जहाज में उनको लेकर के दिल्ली आए और सिंघोल जो धर्म का प्रतीक है, जो धर्म के प्रतीक के दृष्टि से जाना जाता है, जिसे राजा को देकर के यह बताया जाता है कि तुम राजा भी हो लेकिन तुम धर्म के संरक्षक हो और ये धर्म दंड है जो तुमको लेकर के जाता है। भारत को एक नंबर पे लाके खड़ा करना चाहते हैं कि विश्व में कोई हथियार देने वाला हो, कोई कर्ज देने वाला हो, कोई और हो, अरे क्या हमेशा लेने वाले ही दिखना चाहिए। हमसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा जूना अखाड़े को हमेशा भिक्षु देखना चाहते हो क्या? अरे कभी देने वाला भी सीखो,
कहीं भिक्षक लेते ही रहे हैं, ऐसे ही भारत को जो है विराट और विशाल एक नंबर पे लाना, ये मेरी कल्पना है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन पे कार्य किया है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हमारे मठ है, जहां मंदिर है, उनका विकास किया है। इसीलिए सभी साधु संत सनातनी का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार जो है नड्डा जी की झोली में चली और आप सभी लोग सब इंजॉय करेंगे। सभी दुकानदार जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं, सभी के आनंद आने वाले हैं। राजधानी देहरादून में 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। बता दें कि पूरे प्रदेश में 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत मतदान कराया जा रहा है। 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 है, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको की पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं 11,000, उसमें से लगभग 350 के करीब ने आवेदन किया है पोस्टल बैलेट के लिए, तो उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पोलिंग पार्टीज की टीम है, उनका आज से पहला राउंड प्रारंभ हो गया है। ये घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान कराएंगी। पहला राउंड जो है 5, 6, 7 को होगा और उसके बाद इन विजिट्स में भी जहाँ पे मतदाता नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा विजिट होगा वो 13 तारीख से 13, 14, 15 होगा। तो हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं ये आज एक्टिवेट हो गई और अपना कार्य। अपनी खूबसूरती और वन्य जीवों के दीदार के साथ ही खूबसूरत वनस्पतियों के लिए विश्व विख्यात कार्बेट नेशनल पार्क इस समय कुछ अधिकारियों के कारनामों के कारण सुर्खियों में है, जहां पेड़ों की अवैध कटाई जोरों पर है। इसके अलावा इस रेंज में एक महिला दरोगा अधिकारी के साथ अश्लील हरकत करने का मामला भी सामने आया है। सूत्र बताते हैं कि रेंज अधिकारी महिला वन दरोगा से माफी मांगकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश में लगे हैं। कार्बेट प्रशासन ने एक 5 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन भी किया है। फॉरेस्टर ने कंप्लेंट दिया है, रिटन कंप्लेंट दिया है कि उनके खिलाफ अभद्रता से ये हुआ है। तो उसको देखते हुए उस कंप्लेंट को हमने ऑलरेडी आईसीसी कमेटी को रेफर कर दिया है। उसका जांच चल रही है। अभी जैसी जांच के उपरांत वो जो कमेटी रिकमेंड करती है उसके ऊपर हम एक्शन तुरंत ले लेंगे। जो महिलाएं हमारे इसमें काम करते हैं उनका सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हुए हम जांच जो ऑलरेडी जांच कमेटी बैठी है वो जो कर रही है वो भी निरंतर काम कर रहे हैं। वो जल्दी से जल्दी इसका कमेटी का रिपोर्ट देने के लिए उनको कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और ठीक उसके विपरीत अगर आप देखेंगे पूरे देश भर में तब से बेटियों पर, बहनों पर जो है अत्याचार बढ़ गए हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़ गए हैं। वो उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या दूसरे कांड हो, उसी की नई सीरीज में जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के तहत एक रेंजर ने जो है अपने ही मातहत फॉरेस्टर को जो है उसके साथ छेड़खानी की है, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि कॉर्बेट प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय जो शिकायतकर्ता और उसके सहयोगी है उन्हीं को पनिशमेंट कर रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता चुनाव रण में उतरकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में रोड शो करने के बाद ऋषिकुल मैदान में त्रिदेव सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर मंथन किया और भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए समर्थन भी मांगा। छोड़ा
न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। ये आधे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर है कि देश का भविष्य मोदी जी के नेतृत्व में है, देश सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में है, देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और इसमें हमको भी अपना योगदान करना है। 19 तारीख को कमल का बटन दबाकर त्रिवेंद्र रावत को दिल्ली भेजना है और मोदी जी के हाथ में कुछ करना। अपने गांव में संदेशा भेजेंगे ना कि अजय भट्ट को जिताओ, अजय भट्ट को जिताओ बोलेंगे ना, अजय टाटा को जिताएंगे ना, महाराज राज्य लक्ष्मी जी को जिताएंगे ना, अनिल बलूनी को जिताएंगे ना, 5/5 लाएंगे ना। जोशीमठ के उद्यान विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभिनव पहल की है। यहां डच ट्यूलिप फ्लावर की नर्सरी तैयार की गई है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाए 5 प्रजाति के ट्यूलिप फ्लावर खिल रहे हैं। जोशीमठ क्षेत्र में खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप पुष्पों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। यूरोप की मिल्कियत कहे जाने वाले ट्यूलिप फ्लावर अब उत्तराखंड के जोशीमठ में भी अपनी छटा बिखेरेगा। यहाँ की उद्यान नर्सरी में ट्यूलिप के 5 अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए हैं। जोशीमठ राजकीय आदर्श उद्यान की नर्सरी में सफलतापूर्वक ट्यूलिप खिलने से अब उद्यान विभाग भी खासा उत्साहित है और अब इस पायलट प्रोजेक्ट के शोध के बाद कमर्शियल तौर पर ट्यूलिप गार्डन बनाने की योजना धरातल पर उतारने की तैयारी है, ताकि यहाँ का ट्यूलिप गार्डन यूरोप की तरह पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन सके। देश में पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ही ट्यूलिप का दीदार हो पाता था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसका प्रयोग सफल रहा और वह इसे उगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लगभग 4500 ट्यूलिप बल्बों का रोपण किया था, जिसे कि हमने नीदरलैंड से मंगाया था और अभी आप अगर देख पाएंगे तो उनमें फ्लावरिंग हो चुकी है और इससे हम यहाँ के सीमांत किसानों को और जो यहाँ के होटल व्यवसायी हैं उनको हम प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पहल की है, ताकि वो भी अपने होम स्टेज में, अपने बगीचों में या अपने होटल रिजॉर्ट में इस तरीके का फ्लोरिकल्चर करें और किसानों की आमदनी के साथ साथ यहाँ के टूरिज्म को भी एक नई पहचान मिल सके। जोशीमठ में नीदरलैंड से आए 4400 ट्यूलिप के पौधे को रोपा गया था, जिसमें अब खूबसूरत फूल खिल रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्षेत्र के पर्यटन कारोबारियों और होटल उद्योग से जुड़े लोगों और युवाओं को ट्यूलिप गार्डन के डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और रोजगार के अवसर बनाने के लिए नई योजना भी तैयार की जाएगी। हॉलैंड के डच ट्यूलिप देखने का सबसे अच्छा समय अप्रैल और मई के बीच का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर्स पार्क केयूकेनहॉफ है, जिसे गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जोशीमठ में भी हालिया मौसम और महीना ट्यूलिप फ्लावर के लिए मुफीद साबित हो रहा है, जो फ्लोरिकल्चरल व्यवसाय के लिए अच्छी खबर है। चाहे वह सफेद रॉयल वर्जिन ट्यूलिप हो या गहरा मैरून रात की रानी ट्यूलिप, बर्फीला सफेद हकुम हो या क्रीम रंग का पुरीसीमा ट्यूलिप, ये सब महकते फूल आजकल राजकीय उद्यान जोशीमठ की नर्सरी में अपनी महक बिखेर रहे हैं। हॉलैंड से आयातित पौधे यहाँ मंगवाए गए हैं। स्थानीय लोगों को जिससे रोजगार बढ़े या स्थानीय लोगों को आजीविका में बढ़ोतरी की जा सके। सिंघधार उद्यान नर्सरी में तैयार हुए ट्यूलिप फूलों के खिलने से उद्यान विभाग कर्मियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लोगों का कहना है कि इन खूबसूरत फूलों को देखकर उनसे नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में जोशीमठ क्षेत्र में इन खूबसूरत डच वैरायटी के ट्यूलिप की खेती लहराती नजर आएगी। जोशीमठ की मुफीद जलवायु इन ट्यूलिप फूलों के कमर्शियल उत्पादन में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना होगा। IND 24 के लिए जोशीमठ से संजय कुमार की रिपोर्ट। 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने पर यह यात्रा शुरू होगी। यात्रा की तैयारियों का सीएम धामी ने भी जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा से संबंधित सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और तैयारी का जायजा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा को वह खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वही विभागों के साथ लगातार समीक्षा की जा रही है, जिससे यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सरल और व्यवस्थित यात्रा का अनुभव कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारियां हो गई हैं
और लगातार मैंने भी उसकी समीक्षा की है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहे हैं, लोगों की अच्छी यात्रा हो, लोगों के लिए सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो और किसी को कोई चारधाम में आने वालों को कोई परेशानी न हो, क्योंकि देश दुनिया के तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक लोग आते हैं, उन सब की भावनाओं को ध्यान में रख के काम करें। राज्य सरकार के साथ साथ बद्री केदार मंदिर समेत केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पैदल यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने में जुटी हुई है, जबकि केदारनाथ धाम में यात्रियों के रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले साल हुई यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब ने नए रिकॉर्ड कायम किए थे, जिसे देखते हुए इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यात्रा में फिर से नया रिकॉर्ड कायम होगा। 2023 में हुई यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिनमें सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 19,61,277, बद्रीनाथ धाम में 18,32,132, गंगोत्री में 9,05,174, यमुनोत्री में 7,35,244 और हेमकुंड साहिब में 1,77,463 श्रद्धालुओं ने मत्था टेका था। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा, पिछले 2 सालों में 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे हैं। साल 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 56 लाख तक पहुंच गया है। विगत 2 वर्षों में जो 4 धाम यात्रा है वो उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या, तीर्थयात्रियों की संख्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष भी हमें अनुमान है और सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वहां पर व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। विपरीत मौसम के बावजूद वहां पर कई चुनौतियां रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमारी एजेंसियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पुनर्निर्माण के कार्यों को वहां पर अंजाम दे रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के वो अपनी तैयारियों को, अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का काफी महत्व है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में केंद्र सरकार के सहयोग से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विपरीत मौसम में भी चल रहा है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ में मौसम काफी खराब रहता है, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में रुकावट होती है। इसके बावजूद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के कारण सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। IND 24 की रिपोर्ट। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मतदाता संपर्क अभियान में तेजी लाने के सुझाव दिए, जिसमें सभी कार्यक्रम बूथ स्तर पर आयोजित करने की हिदायत भी दी गई। साथ ही मत प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 3 दिन बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से युवा मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और ये सभी कार्यक्रम अब बूथ पर केंद्रित होंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।